हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुप। अनुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट जो है 10th लेक्चर लेकर आ गए हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अभी तक आपने अगर प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही वीडियो आपको देखने हैं, सारे वीडियो आपको तुरंत। और बगल में आपको जो ब्लिंक आइकन दिया रहता है, बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे आपको तुरंत जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए ध्यान से टाइप करिए और ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनुप के साथ जुड़िए। चलते हैं इतिहास बनाने के लिए। चलते पहला क्वेश्चन आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी लिखा हुआ है। तो यही स्टडी विद अनुप के नाम से है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको सारी की सारी पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इसी जोश के साथ शुरू करते हुए पीटी 2022 की एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट। तो नॉट हमें पता है, इसको हमेशा आपको याद रखना है। नॉट अ करेक्ट सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर रिजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो कौन सी सिचुएशन है कि क्या हो जाए कि अराइजिंग सिचुएशन होगी, जो सिचुएशन करेक्ट नहीं होगी। ऑप्शन ए दिया आपका प्रेसिडेंट रूल विल इम्पोज, यानी कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ऑप्शन बी दिया है आपका द प्रेसिडेंट विल आस्क टू कंटिन्यू टिल अल्टरनेट अरेंजमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि कोई दूसरी सरकार जब तक नहीं आ जाती तो मैं आप आ जा टेक केयर गवर्नमेंट की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है द अल्टरनेटिव अगर अरेंजमेंट मीन्स अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन टू बी हेल्ड टू फॉर्म ए न्यू गवर्नमेंट, यानी कि जब से जल्दी क्या हो, अर्लीस्ट इलेक्शन जब भी पॉसिबल हो उनको कराना संभव हो वहीं पर करा देने चाहिए, गवर्नमेंट को करानी चाहिए जब तक कि नए गवर्नमेंट ना हो जाए, ठीक है। थर्ड है आउट गोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर may have had charges till the formation of new government। और ये भी हो सकता है कि जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती और जो बाहर जा रही हो, यानी कि जो हार गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजॉरिटी लॉस हो गई है, तो वो तब तक बनी रहे जब तक नई गवर्नमेंट ना आ सके। तो ये तीनों ही सिचुएशंस तो सही हैं, आइडियल हैं, ये कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोजिशन का ऐसा कोई नियम नहीं है कि डायरेक्टली अगर रिजाइन कर दिया तो पहले ये सारी चीज़ें की जाएंगी, उसके बाद ये कभी लास्ट में होगा जो भी देखा सकता है। लेकिन ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका नॉट पूछा तो कौन करेक्ट नहीं है आपका, प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज्ड, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो पूछ रहे हैं कि मिलजुल कर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है आपका प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन सी है पार्लियामेंट, एंड ऑप्शन डी है आपका ओनली टू द लोकसभा। तो यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कहाँ पर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, वो क्यों, वो है आपका लोकसभा का, ओनली टू द लोकसभा। क्यों होती है कि अगर लोकसभा की जो मेजोरिटी है आपकी वो लॉस हो जाती है तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। यानी लोकसभा की जो मेजोरिटी खत्म तो हमारी सरकार गिर जाएगी। अगर कहते हैं कि इंडिविजुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इंडिविजुअली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हैं आपके प्रेसिडेंट के प्रति। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इन्हीं फ्रेम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के यानी कि मिनिस्टर्स होंगे उनको अपॉइंट करते हैं और उनको रिजाइन भी कराने के लिए जो है डिसमिस भी करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पर देख लेते हैं पार्लियामेंट की बात करें अगर, तो पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन हैं, पार्लियामेंट के ऑर्गन हैं आपके 3। कौन कौन से हैं, लोकसभा है आपका पहला, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा क्या है आपका प्रेसिडेंट। ये 3 है आपके ऑर्गन होंगे पार्लियामेंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 में दिया हुआ है स्टेटमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो गलत हो गया ना, पार्लियामेंट वर्ड नहीं, क्या होना चाहिए, लोकसभा। यहाँ दे रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल की बात हो रही है, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। दूसरा क्या दिया है, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट जब चाहेंगे क्या करेंगे, हटा सकते हैं, किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, यानी कि प्रधानमंत्री के एडवाइस पर किसी भी मिनिस्टर को जो आपके राष्ट्रपति हैं उनको क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, यानी कोई भी कानून बनाने के लिए, लेजिस्लेशन करने के लिए जो भी कोई काम हो रहा है तो वो प्रेसिडेंट कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रेसिडेंट क्या उनको इन्फॉर्म करेगा, कम्युनिकेट करेगा और प्रेसिडेंट को वो चीज़ें बताएगा कि क्या कौन सा लॉ बनाने जा रहे हैं और क्या गवर्नमेंट की हमारी सोच है, ठीक है।
तो दोनों ही स्टेटमेंट ये वाले सही हैं और पहला आपका रॉन्ग है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है जहां पर 2 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट में हमेशा उंगली हम करते हैं कि हाँ याद रखो आप यहाँ, ताकि आपको याद हो जाए उस एग्जाम आते आते तक, ठीक है, नॉट पे। तो नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज कन्वेंशन, यानी कौन सी चीज है जो संविधान में ऐसा कुछ डायरेक्टली बोला नहीं गया है लेकिन हम क्या करते हैं उसको कन्वेंशन के तौर से फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉलो एज अ कन्वेंशन। तो ऑप्शन ए दिया है द फाइनेंस मिनिस्टर टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउसेस ऑफ पीपल, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे लोअर हाउस के मेंबर होंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है द प्राइम मिनिस्टर शैल द प्राइम मिनिस्टर शैल द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ द लॉसेस मेजोरिटी इन द लोअर हाउसेस, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। जनरली पूछा गया इसलिए कह सकते हैं कि लोअर हाउस के जनरली ही होते हैं, ठीक है। इस समय कौन है आपके फाइनेंस मिनिस्टर, जल्दी जल्दी बताएं सब लोग कौन है, जल्दी जल्दी। ऑप्शन सी में दिया है ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन डी दिया है इन द इवेंट ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिमिटिंग office simultaneously before the end of the tenure and speaker follow the lower houses of the parliament will officiate as a president, ठीक है। यानी कि जो वो है ये क्या है कि गवर्नर क्या है, प्रेसिडेंट अपने टाइम पीरियड होने के बाद वैकेंट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन जो स्पीकर है जब तक नहीं करता, जब तक क्या है, जब तक नया वो भी क्या हो, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना आ जाए और तब तक प्रोटेम स्पीकर का इलेक्शन ना हो, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट है, तो पूछा जा रहा है कौन सा आपका करेक्ट नहीं है, तो वो है आपका ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका है आपका बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नहीं सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो ये करेक्ट है, अभी बताया हमने, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लोकसभा के लिए। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपका गलत हो गया, प्राइम मिनिस्टर नहीं किसके प्लेजर में होता है, प्रेसिडेंट। तो पहला आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन बी में बोथ 1 and 2 करेक्ट, एंड ऑप्शन सी में नाइदर 1 nor 2 करेक्ट, एंड ऑप्शन डी में ओनली 2 करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है, ओनली 1 करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो कौन सा मोशन मूव करते हैं, इनमें ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऑप्शन बी में दिया है सेंसर मोशन, ऑप्शन सी में दिया है एडजमेंट मोशन, एंड ऑप्शन डी में है आपका कॉन्फिडेंस मोशन। तो जो लेजिस्लेटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो वो कौन सा मोशन मूव करते हैं, वो है कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन करता है, जनरली ये अपोजिशन वाले करते हैं, ठीक है, यानी कि जब उनको लगता है गवर्नमेंट क्या मेजोरिटी में नहीं है तो सरकार को गिराना चाहते हैं ताकि नए इलेक्शन हो सकते हैं, उनको हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए, तो अपोजिशन वाले कौन सा मूव करते हैं, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द लिस्ट नंबर हु कैन टेबल द नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा में कितने लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर चाहिए होंगे जो कि जिससे क्या हो कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में प्रेजेंट कर सके। तो आपका ऑप्शन ए में दिया है 20, एंड ऑप्शन बी में है आपका 30, एंड ऑप्शन वो ए में है आपका 20, ऑप्शन बी में है 40, एंड ऑप्शन सी में है आपका 30, एंड ऑप्शन डी में है आपका क्या 50। तो कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, कौन सा है, तो 50 आंसर आपका डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ a no confidence motion is passed in by the majority of the member of, यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस अगर कह रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो पास हो जाए, लेकिन कहाँ पर पास होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन,
तो 5 मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के मेंबर जो हैं वो पहली बात तो प्रेजेंट करने के लिए कितने मेंबर चाहिए, 50 मेंबर होंगे चाहिए। अब 50 मेंबर के साथ क्या होगा, जब वोटिंग होगी तो भी क्या लो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास होएगा तो वो क्या करेंगे, रिजाइन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर रिजाइनिंग हुज परमिशन डज अ मिनिस्टर रिक्वायर टू गिव अ स्टेटमेंट इन द लोकसभा, यानी कि अगर किसी मिनिस्टर ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है, और तो वो किसकी परमिशन से लोकसभा में बोल सकता है। तो ऑप्शन ए दिया है प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑप्शन बी है आपका स्पीकर, एंड ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन डी है आपका सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑप्शन ई है आपका क्या, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन सी परमिशन, कौन परमिशन देता है, आपका स्पीकर देता है। ठीक है, स्पीकर ही क्या होता है, हेड ऑफ जो लोकसभा सेक्रेटरीट है उसके चीफ कौन होंगे, वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इस समय कौन है लोकसभा के अध्यक्ष, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स पे, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन छूट गया था, हमने बोला था कौन है 5 मिनट्स, कमेंट बॉक्स पे किया आप लोगों ने, तो कौन है, निर्मला सीतारमण जी। इसलिए हम यहाँ पर बैक होकर आ गए, निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार है। ठीक है, इसके पहले कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन वो फुल टाइम नहीं थी। पीएम होते हुए भी मतलब उन्होंने क्या किया था, अपने पास जो वित्त विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसको अंडर अपने रखा था। ठीक है, तो कौन है ये, स्पीकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, और मोशन इन इंडिया। ऑप्शन दिया देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एकदम करेक्ट है। अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द चीजें क्या है, कोई सी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया है हमेशा। अगर कहें कि इसका डिटेल डिस्कशन दिया गया है, डिफाइन किया है, इस तरह के वर्ड होंगे कि दिस इज डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे मोस्ट ऑफ द चीजें हैं कि जिसको क्या किया गया, डिफाइन नहीं किया, क्योंकि टाइम बिंग चेंजेस होंगे, डिफिनीशन चेंज हो जाती है, तो टाइम बिंग उसकी जो परिभाषा है वो भी चेंज होती रहती है ऑटोमेटिक। ये चीज़ों की वजह से क्या किया उन्होंने, फिक्स नहीं किया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या दिया, अ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल कहाँ से आ सकता है, लोकसभा में। अगर लो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका ओनली 1, ऑप्शन बी में दिया है 2 ओनली, एंड ऑप्शन सी में बोथ 1 एंड 2। तो बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है। ऑप्शन ए दिया है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एंड ऑप्शन बी दिया है यूनियन पार्लियामेंट, एंड ऑप्शन सी दिया है सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो कौन डिसाइड करता है, इसमें दो ऑप्शन बताए गए हैं, दोनों ही होते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर। यानी कि पहले क्या होगा, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो एक तरह से अमेंडमेंट करेगी, तो वो क्या बनाएगी, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उसको कि ये ऑफिस उससे आउट कर देगी, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है कोई भी लॉ या कोई पोस्ट पर्टिकुलर। और जब उसको क्या करेंगे, गवर्नर और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पास करेंगे, साइन कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो यानी कि वो सभी जगह लागू हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन आपके होंगे, दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। आपने आप ये मारिए प्रेसिडेंट गवर्नर मारिए अगर एक मारना है, और वैसे दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु वाज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि भारत की आज़ादी के बाद पहले लॉ मंत्री यानी कानून मंत्री कौन थे, ये विधि मंत्री जिसे बोलते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी में दिया है आपका एस.पी. मुखर्जी, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका बलदेव सिंह, एंड ऑप्शन डी दिया है बी.आर. अम्बेडकर। तो जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, वो आपका बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन क्या है आपका, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन बने थे, तो योगेंद्र नाथ बने थे। योगेंद्र नाथ क्या बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर में, जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, या पार्लियामेंट से इंटरिम पार्लियामेंट बोला जाता है, जिसमें कौन थे, मजीबी मावलंकर उसको चेयर करते थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन हुआ करते थे, तो आपके कौन थे वो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which one of the following term does not appear in the constitution। यानी कि इनमें कौन सा टर्म है, पद है, शब्द है जो क्या कर रहा है, संविधान में इंटर नहीं करता, यानी यूज नहीं किया गया है। ठीक है, अपीयर्स नहीं है, दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन ए दिया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन बी है अप्रोप्रिएशन बिल, एंड ऑप्शन सी है बजट, एंड ऑप्शन डी है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कौन है आपका आंसर जो है, जो कौन सा नहीं दिया गया वर्ड, वो है आपका बजट।
ठीक है। बजट किसको बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बोलेगा। किसके अंदर किस आर्टिकल में आता है? तो 112 आर्टिकल में आता है। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें 266 में आता है। किस में आता है? 266 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया, यानी कौन से प्रधानमंत्री जो रहे हैं अभी तक में जो बाहर विदेश में मतलब उनकी मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन ए में दिया है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी में है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन ए में है लाल जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है मोरारजी देसाई, एंड ऑप्शन सी में दिया आपका लाल बहादुर शास्त्री, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका चरण सिंह, यानी चरण सिंह मतलब चौधरी चरण सिंह होंगे। ठीक है। तो कौन थे? वो थे आपके कौन है बताइए फटाफट। तो लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का कब हुआ था? कब हुई थी? ताशकंद समझौता आपने सुना होगा। क्या सुना है? ताशकंद, ताशकंद समझौता हुआ था एक, ताशकंद एग्रीमेंट। कब हुआ था ये? 1965 में। क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार हुआ था, जिसमें हम लोगों ने उनके 93,000 सैनिक कब्जे किए थे। ठीक है। तो ये उनका उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following person not a chief minister of any state before holding the post of the office of prime minister, यानी कि इनमें पूछा गया कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम दिए गए हैं और उन्हें बोला गया कि कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने क्या है प्राइम मिनिस्टर होने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं किया। तो ऑप्शन ए दिया आपका मोरारजी देसाई, और ऑप्शन बी में है आपका पीवी नरसिम्हा राव, एंड ऑप्शन सी में है आपका चरण सिंह, एंड ऑप्शन डी में आपका चंद्रशेखर। तो कौन से ऐसे मिनिस्टर मंत्री रहे हैं जिन्होंने परमानेंट पहले से पीएम बने हैं, यानी कि उनको पहले मुख्यमंत्री नहीं बने। जैसे अभी मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने क्या किया? पहले गुजरात में 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद जाके क्या किया? फिर प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है। तो ऑप्शन आपको क्या है इसमें? कौन नहीं रहे थे ऐसे बोला है, तो वो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी चंद्रशेखर जी साहब थे, जो कि क्या थे? वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर नहीं, डायरेक्टली क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द हिज टेन्योर, यानी कह रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने किसी भी पार्लियामेंट सेशन को अटेंड नहीं किया जब उनका कार्यकाल चल रहा था। तो ऑप्शन ए में दिया है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी में दिया है आपको बीपी सिंह, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका चंद्रशेखर, एंड ऑप्शन डी में है चौधरी चरण सिंह। तो कौन नहीं अटेंड किया था? वो थे चौधरी चरण सिंह ने एक भी का सेशन अटेंड नहीं किया था। आपको याद होगा नेशनल हम लोग फार्मर्स डे मनाते हैं, जल्दी जल्दी बताइए कब मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे? नेशनल फार्मर्स डे एनीवन? जल्दी जल्दी करें। तो कब मनाते हैं हम लोग? 23 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह, यानी कि 23 दिसंबर को हर साल मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे। और देखिए अगर बात कर लेते हैं बीपी सिंह है, तो इन्होंने इनके समय में क्या हुआ था? तो मंडल कमीशन आया था। क्या आया था? मंडल कमीशन किनके टाइम पीरियड में प्रेसिडेंटशिप में आया था? तो आपके बीपी सिंह के समय आया था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या था? जिसमें क्या किया गया था? ओबीसी और ओबीसी को क्या किया था? रिजर्वेशन दिया गया था। कितने परसेंट? 27%। ठीक है। मंडल कमीशन के तहत। अगर बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है आपकी? 25 जनवरी को होती है। कब होती है? 25 जनवरी को। इसी दिन क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। ठीक है। क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The policy of liberalization, privatization and globalization was announced as an economic policy by the Prime Minister, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने, कौन से प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने एलपीजी रिफॉर्म की जो पॉलिसी थी उसको अनाउंस किया था? ऑप्शन ए दिया है आपका राजीव गांधी, ऑप्शन बी में है आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह, एंड ऑप्शन सी में है आपका पीवी नरसिम्हा राव, एंड ऑप्शन डी में दिया आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो कौन से थे हैं? तो वह है आपके, बताइए जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द वर्ड मंत्रिमंडल इज मेंशन ओनली, यानी कि बस जो शब्द है मंत्रिमंडल का संविधान में एक बार ही इस्तेमाल किया गया, वो कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 352, एंड ऑप्शन बी में आर्टिकल 74, एंड ऑप्शन सी में दिया आपका आर्टिकल 356, एंड ऑप्शन डी में दिया आपका आर्टिकल 76। तो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो वो आपका आर्टिकल 352
2 में। 350 आर्टिकल किस लिए फेमस है? तो वह है आपका किस लिए, जल्दी बताएं आप फटाफट। नेशनल इमरजेंसी के लिए, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। अगर 74 की बात करेंगे तो क्या बोलता है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु हेड एंड एडवाइज द काउंसिल ऑफ हु हेड एंड एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये उसके लिए होगा। 76 की बात करें तो क्या होते हैं, एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी किसने गवर्नमेंट को अपॉइंट करने के लिए कहा था, तो मुकुल रोहतगी को, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने अभी तक मना कर दिया था, अभी कोई भी प्रॉपर वो अभी बना नहीं है नया, और पहले अभी क्या है वही के वेणुगोपाल जी ही हैं। ठीक है। आर्टिकल 356 की बात करें तो ये किस बात पे के लिए बात करता है, तो ये प्रेसिडेंट रूल की इम्पोजिशन की बात करता है। किसके लिए, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट। कह रहे हैं असर्शन दिया गया है, रीजन दिया, मिनिस्टर मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट्स अवेयर अधर टू दैट पॉलिसी, यानी कि जो मंत्री हैं वो क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाएंगे, और जो सिविल सर्वेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, इसको फॉलो कराएंगे या लागू कराएंगे। और रीजन क्या दिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये भी चीज क्या है आपकी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, इसमें भी असर्शन और रीजन है आपका। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द हाउसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो किसके लिए हाउस, केवल बोथ नहीं है, केवल केवल किसके लिए, लोकसभा के लिए है। तो ये आपका क्या स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, यानी असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी दिया है आपको, द मेंबर ऑफ बोथ हाउस, द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी जो राज्यसभा के एमपी होंगे या राज्य लोकसभा के एमपी होंगे वो सारे सारे क्या हो, मंत्री बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये रीजन आपका सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। इसमें बोला गया दो स्टेटमेंट दिए गए, उसके बारे में बताना है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, रॉन्ग। किसके अंदर है, जल्दी बताएं, प्रेसिडेंट के अंदर है। कौन से आर्टिकल में बात करता है, 53 में। किस में बात करता है, 53 में। और सेकंड क्या दिया है, द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। तो यह भी गलत है आपका, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, वो क्या होते हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो आपके क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, यानी कि संविधान में कहा गया है संशोधन में कि जहां पर टोटल मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड्स 15%, यानी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउसेस। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिया, कब कहा, कब किया गया था ऐसा, तो ऑप्शन ए में दिया है 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी में दिया है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन सी में दिया है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड ऑप्शन डी में दिया आपका 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो किस आर्टिकल किस अमेंडमेंट में किया था, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था, ये आपको जल्दी बताएं सब लोग, तो 2003 में आया था। ठीक है, 2003 में आया था। अगर इसकी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें क्या किया गया था, ये भी 2003 में ही आया था आपका। इसमें 4 लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज जोड़ी गई थी, कौन कौन सी जोड़ी गई थी जरा बताएं आप लोग, लास्ट में 4 कौन सी जोड़ी गई थी, फटाफट बताएं। क्या याद रखना है, बौद्ध मास। ठीक है, क्या याद रखोगे आप लोग टिक में, बौद्ध मास, बौद्ध से क्या है, बोडो, फिर क्या है, डोंगरी, बोडो डोंगरी, फिर क्या बचा, मैथिली। ठीक है, मैथिली के बाद क्या बचा आपका, संथाली। तो ये आपकी क्या लैंग्वेज थी, जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड की गई थी, वो कौन सी, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। और 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया, 2003 में, जिसके तहत क्या किया गया था कि जो लोगों की संख्या थी वो 15% फिक्स कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट के रेफरेंस में कुछ क्वेश्चन सवाल दिए गए, स्टेटमेंट्स दिए गए, उनको पढ़ना है। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरीली द सिटिंग मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा ओनली। तो ये तो बिल्कुल सही गलत है आपका।
और ये भी आपको एक ट्रिक है, जब कुछ भी नहीं आ रहा हो तो एक आध बार आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि जब ओनली का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओनली का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन क्या होता है आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है आपका रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि मंत्री जो होंगे कंपलसरी कहाँ से होंगे, तो वो आपका कहाँ से, लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से ही हो सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। तो ये आपको कह रहा था कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पीएमओ के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है। तो आप दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर, यानी कि नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सिविल सर्विस ऑफिसर हाईएस्ट पोस्ट पर कौन है इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ऑप्शन आपका दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड ऑप्शन सी है होम सेक्रेटरी, एंड ऑप्शन डी है आपका क्या, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है, हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर कौन होता है, वो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी इस तरह से देखिए, बीच में कैबिनेट है, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ मंत्रालय, यहाँ मंत्रालय, यहाँ मंत्रालय, यहाँ मंत्रालय, यहाँ मंत्रालय, इस तरह जस्ट इमेजिन कि आप यहाँ से बैठे हो, यहाँ की सारी कनेक्टिविटी आप लेके चल रहे हो। तो ये क्या होगा, ये क्या है, दिखाता है कि कैबिनेट जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है, वो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद द इंडिया, यानी कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें दिया गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो। ऑप्शन ए दिया है ग्रीन पेपर, ऑप्शन बी में है व्हाइट पेपर, एंड ऑप्शन सी में दिया गया आपका येलो पेपर, एंड ऑप्शन डी में दिया है ब्लू बुक। तो कौन सी डॉक्यूमेंट दिया जाता है ऑफिशियल, तो व्हाइट पेपर होता है, निकालते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है तो व्हाइट पेपर भेजती है, और उसमें क्या है, लोग कहने का मतलब है कि लोग उसको क्या करें, कमेंट से अपने भरें और उनको क्या क्या लगता है, क्या क्या होना चाहिए, तो वो आप चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, बोला गया है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन और फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कैबिनेट सेक्रेटरिएट जो सेक्रेटरी है उसके सेक्रेटरिएट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। और स्टेटमेंट वाइज दिया गया है, तो स्टेटमेंट पहला कह रहा था प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग, यानी कि जो कैबिनेट में मीटिंग होनी है उसका एजेंडा तैयार करना। दूसरा कह रहा है द सेक्रेटरिएट असिस्टेंट टू कैबिनेट कमेटी, जो सेक्रेटरिएट है वो कैबिनेट कमेटी को भी असिस्टेंट करता है, यानी कि हेल्प करता है। एंड जो थर्ड है वो कह रहा है ऑल इंडिया एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर के लिए एलोकेशन कुछ नहीं करता पैसे का। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट, यानी कि 1 and 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें दो कुछ दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं इनको, ऑब्वियसली प्लेस दिए गए हैं और कुछ दिए गए हैं, तो उसमें पूछा गया कौन सा नॉट करेक्ट है। ऑप्शन ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है वो उससे क्या बोलते हैं, शांति स्थल, एंड लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसको क्या बोलते हैं आपका, विजय घाट। एंड ऑप्शन सी में दिया इंदिरा गांधी की जो आपकी समाधि है वो डेथ बॉडी जहाँ पर उसको कंपोज किया गया वो कहाँ पर है आपका, तो आपका शक्ति स्थल बोलते हैं। अगर राजीव गांधी की बात करें तो इनके लिए क्या बोला जाता है आपका, वीर भूमि, क्या बोला जाता है, वीर भूमि जो है इनकी क्या है आपकी, वीर भूमि जो है आपकी इनकी समाधि स्थल का नाम है, यानी जहां पर इनको दफनाया गया तो वो क्या है आपका, कर्म नहीं, क्या है आपका, ये वीर भूमि। ठीक है, कौन है, वीर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ, यानी कि जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था यूनियन कैबिनेट का वो किसकी रिपोर्ट पे बेस्ड था। ऑप्शन ए दिया है एन गोपाला स्वामी, पूरा इनका नाम होता है गोपाला स्वामी अय्यर। एंड ऑप्शन बी में दिया है के एम मुंशी, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका टी कृष्णमचारी, एंड ऑप्शन डी में दिया आपका BC रॉय। ठीक है, तो कौन था जो रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी में क्या किया था, रिपोर्ट बेस्ड काम किया था, तो वो थे आपके एन गोपाला स्वामी अयंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इन द इंडिया, यानी कि पूछ रहे हैं कि पहला लॉ यानी कि पहला विधिक अधिकारी कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए में दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में दिया आपका CAG यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो सी, अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें CGI की, तो कौन सा आर्टिकल चीफ मिनिस्टर होता है, 144। ठीक है, 124 में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस में देता है, 124 में दिया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG, तो CAG तो रहेगा ही। ठीक है, तो क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। एंड थर्ड क्या दिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जब पूछ रहा फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो है
तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन सा है? वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इस कौन सा है? वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हु एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल मैटर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो संविधिक या विधिक कानून या मसले होंगे उनके बारे में कौन एडवाइस करेगा? तो ऑप्शन ए दिया है एजी, ऑप्शन बी में है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सी में है चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो कौन है वो आपका लीगल एडवाइजर? वो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई का क्या हुआ? अभी अपॉइंटमेंट हुआ। बताइए फटाफट कौन था सीजीआई? आपने फटाफट बताएं, आपको थोड़ा सा टाइम ना लगाएं। तो वो है आपके यूयू ललित। एक बार याद रखिएगा, ये अभी क्वेश्चन हमने देखा था, यूयू ललित की जगह यूयू ललित लेगा, तो उसमें पूछ रहा था यूयू का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या ये उदय उमेश, क्या है? उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्लास का जो आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड लास्ट। तो कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी इनमें से कौन से जो बंदे हैं, कौन से जो पॉलिसी है, यानी कि कौन सी जो ऑफिस है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक होल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है सीएजी ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन बी दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड ऑप्शन सी दिया है स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करता है वो कौन है आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह की लास्ट क्लास का इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग shall have right to or right of audience in all courts in the territory of India in the performance of this duties, यानी कि अपनी ड्यूटी के परिवहन के लिए वो कौन कौन से काम कर सकता है कि हर संविधान के हर पार्ट में वो क्या कर सकता है? विजिट कर सकता है, हर मीटिंग विजिट कर सकता है। तो वो कौन है आपका? नन अदर देन ओनली क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इज द राइट आंसर फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को जरूर लाइक करिए, अपने शेयर करिए, कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट स्कोर करिए आप अपना, और क्या करें आप जल्दी से जल्दी क्या करें, आपको अपना स्कोर बताना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करना है। तो थैंक यू, और जब ऐसे वीडियो लगातार देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।